दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम हाजिर हैं आपके सामने एक बार लेकर फिर एक ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो। और अब हमारी जो सीरीज चल रही है वो गृह विज्ञान की चल रही है छात्राओं के लिए। और इसमें एक वीडियो हमने डाल भी दी है आपको। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गृह सज्जा, यानी घर की जो सजावट है वो किस किस तरीके से की जाती है और क्या क्या लिए उसके इम्पोर्टेंस होती है। और इस चैप्टर में से कौन से इम्पोर्टेंट बहुविकल्प प्रश्न आपके बनेंगे वो सब हमने इस वीडियो में रखे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं शुरू अपनी टॉपिक को। और पहला प्रश्न है हमारा, सजावट से पूर्व आवश्यक है, यानी सजावट करने से पहले क्या करना आवश्यक होता है। तो चित्र एकत्रित करना या कालीन खरीदना या कमरे की सफाई करना या फूलों का चुनाव करना। तो देखो, घर की साज सजावट करने के लिए सबसे पहले हमें कमरे की सफाई करनी होती है। यही हमारा राइट आंसर है ग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है, यानी जो घर की साज सजावट करते हैं उसका आवश्यक तत्व कौन सा होता है। उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, ये सभी। तो देखो, गृह सज्जा की साज सजावट की आवश्यक तत्व जो होते हैं ये सभी होते हैं। इन सब से ही क्या होता है कि आपकी ये हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, सजावट का क्या अर्थ है। तो जो सजावट है उसका अर्थ क्या होता है। पर्दे लगाना, क्या ये सजावट होती है? जी नहीं। चित्रों से घर सजाना, ये सजावट होती है? जी नहीं। फूलों से घर सजाना, ये सजावट होती है? जी नहीं। घर को सुव्यवस्थित रखना, तो घर की सजावट का मतलब होता है कि घर को सुव्यवस्थित रखना, यानी कि कपड़ों की जगह कपड़े और जूतों की जगह जूते, फूलदान की जगह फूलदान, यानी जो भी सामान होता है वो सही सिस्टमेटिकली अपने कमरों में अपने घर के अंदर रखा जाना चाहिए। वही जो होता है सजावट का सही अर्थ होता है, यानी घर को सुव्यवस्थित रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी को क्या डालना चाहिए। यानी फूलदान के पानी में ऐसा क्या चीज़ डालें जो हमारे फूलदान है उसके जो फूल है वो ज़्यादा दिनों तक तरोताज़ा दिखाई दें। तो उसमें सोडा डालें या नमक डालें या साबुन डालें या दूध डालें। तो मैं बता दूं आपको कि फूलों को तरोताज़ा रखने के लिए उन गमलों के अंदर हमें नमक डालना चाहिए, जिससे हमारे फूल जो है ज़्यादा दिनों तक अच्छे दिखाई देते रहें और ताज़ा और दिखाई देते रहें। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खैर नमक। नेक्स्ट प्रश्न है, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ वस्तुएं दी गई हैं, इनमें से घर की सजावट के लिए किस चीज़ का प्रयोग करा जाए। ईंट का? जी नहीं, ये तो घर बनाने के लिए किया जाता है। बालू का? जी नहीं, ये भी। सीमेंट? ये भी घर बनाने के लिए। तो फूलदान, तो घर को सजाने के लिए फूलदान का ही प्रयोग किया जाता है। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं और कितने क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। नेक्स्ट है, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो घर की सजावट में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता। फूलदान? जी हाँ, इसका तो किया जाता है। चित्र? इसका भी किया जाता है। हथौड़ा या काली? तो देखो, घर की सजावट में हथौड़े का प्रयोग नहीं किया जाता, ये एक संसाधन है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, बच्चों के कमरे में चित्र लगाने चाहिए। तो फूलों के लगावें, बाल उपयोगी लगावें, कलात्मक लगावें, श्रृंगारिक लगावें। तो देखो, बच्चों के कमरे में हमेशा बाल उपयोगी ही चित्र लगाने चाहिए, जिससे बच्चे देख करके उन्हें अच्छे लगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पर। अगला जो हमारा पेज है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा गृह गणित। देखो, गृह गणित में आपका जो ये क्वेश्चन है, तो इसमें से अभी इतना समय तो नहीं बचा कि आपको इन्हें हम सोल्व कर करके दिखाएं, लेकिन हाँ, नॉर्मल सी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 4 कलमों का मूल्य 12 रुपये है, तो 20 कलमों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 4 का अगर 12 है तो 20 का कितना होगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि इसे हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे और हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 48, 60, 72 या 80। तो देखो, अगर 4 कलमों का मूल्य 12 रुपये है तो 20 कलमों का मूल्य क्या होगा, 48 रुपये, 60 रुपये, 72 रुपये, 80 रुपये। तो देखो, 12 कलमों का मूल्य हो जाएगा आपका 60 रुपये, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6.06 प्लस 9.84 प्लस 7.93 का योग होगा। अब इन सब का योग करना है, तो देखो, पॉइंट से इधर वाले पॉइंट के नीचे रख लेंगे, ये दोनों इधर, ये दोनों पॉइंट के नीचे और ये दोनों पॉइंट के नीचे, इन सबको जोड़ करके देख लेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो जैसे हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 98.4 या 82.3 या 78.6 या 94.83। तो देखो, जब इनको सारों को हम जोड़ेंगे तो पहले एक को देख लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 का 3 का हासिल लगा 1,
तो 3 हमारे इसमें कितने में है, एक तो इसमें भी है और एक इसमें भी है, इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारे काट देंगे, ये तो आएगा ही नहीं। तो आगे देखते हैं, 13 का हासिल लगा एक हासिल का, और 9 10, 10 और 8 18, 18 का 8 का, तो 8 किस में आया है, तो इसमें भी, इसमें 2 आया है और इसमें सॉरी इसमें 3 आया है, इसमें 8, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 94.83। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, बिल्कुल सेम ही है। 4.09 प्लस 5.54 प्लस 6.73 का योग होगा। ठीक है, तो जब इनका सारा को जोड़ करके देखेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 16.36, यही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 1 लीटर 400 मिलीलीटर प्लस 3 लीटर 700 मिलीलीटर का योग होगा। अब पहले जितने भी हमारे मिलीलीटर हैं इनको हम लीटर बना लेंगे और लीटर को एक जोड़ लेंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा क्या, देखते हैं, 9.100 लीटर सॉरी 5.100 लीटर या 4.90 लीटर, 900 लीटर या 6.300 लीटर। तो हमारा आ जाएगा इसमें 5.100 लीटर, और ये हमारा राइट आंसर होगा। अब यकीन आए तो आप स्क्रीन शॉट लेकर के इसको खुद जोड़ करके देख लेना, मैंने तो किए हुए हैं, सोल्व कर करके ही ऑप्शन लगाए हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 1 लीटर बराबर होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 100 मिली के या 1000 मिलीलीटर के या 1000 डेली के या 10 सेली के। तो देखो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य होगा। तो सीधी सी बात है, आप 300 को 20 से भाग कर लेना। ठीक है, तो जो भी आपका भाग फल जो निकल के आएगा वही आपका 1 मीटर हो जाएगा। अगर किसी का भी ऐसा पता करना हो तो हमें इसमें करना क्या होता है, जो हमारा जितना कपड़ा है, कपड़े का दाम है सॉरी, उसे उससे ही भाग कर देंगे तो उसका प्रति मीटर के हिसाब से निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से जब हम इसे भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर इसका आ जाएगा। देखते हैं क्या। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट आंसर तो हमारा इसका 15 आएगा वैसे। ठीक है, तो जब इनसे भाग देंगे तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे 20 से अगर 300 को भाग देंगे तो 20 दाम 200 और 20 पंजे 100, तो 15 आ जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर होगा जब इसे भाग देंगे तो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, 1 कलम का मूल्य 12 रुपये है, तो 6 कलमों का मूल्य कितना होगा। अगर 1 कलम 12 रुपये का तो 6 कितना होगा, गुणा कर लो। ठीक है, तो 12 6 72, देखते हैं 45 50 72 या 60, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 72। चलते हैं अगले प्रश्न पर, राजू ने 5 मीटर कपड़े का मूल्य 140 रुपये दिया, तो बताइए 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। सीधी सी बात है, वही भागफल देख कर जाएंगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा जब निकालेंगे तो हमारा 25 होगा, 28 होगा, 38 या 48। तो देखो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। चलते हैं अगले पेज पर, अगला पेज है हमारा ये रहा। ठीक है, देखते हैं, एक साड़ी का मूल्य 80 रुपये है, तो 3 साड़ियों का मूल्य कितना होगा। तो 80 की 3 में गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 8 के 24, तो 240 रुपये। देखते हैं 240 कौन सा ऑप्शन में, 140 150 210, तो 240 हमारा घ ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस केवल इन दोनों की गुणा करनी है। आगे देखते हैं, 1 किलो सेब का दाम 32 रुपये है, तो 1250 ग्राम सेब का दाम क्या होगा। ठीक है, तो सीधा सब इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में हमारा आ जाएगा 8%, 12%, 16 सॉरी परसेंट नहीं, 8 या 12 या 16 या 20, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 8। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, एक बोतल शरबत का मूल्य 39.40 पैसे है, तो 3 बोतलों का शरबत का मूल्य कितना होगा। इसका भी वही आप गुणा कर दोगे, बाकी जो पॉइंट में आएगा पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा, इसका 118.20, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 118.20। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, जैसे पीछे हमने लीटर में देखा था भी 1 किलोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 500 ग्राम 1000 ग्राम या 1500 ग्राम या 2000 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 पूरे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर है 100 ग्राम के या 1000 ग्राम के या 100 डेसीग्राम के या 100 डेसीग्राम के। तो सीधी बात है, 1 किलोग्राम बराबर कहीं के होता है, तो क्या आ जाएगा 1000 ग्राम के, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, लंबाई नापने की इकाई है, तो सेंटीमीटर या ग्राम किलोग्राम लीटर या मिलीलीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखो लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर और मीटर का ही प्रयोग करते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, दूध नापने की इकाई है, मिलीलीटर या लीटर
सेंटीमीटर या मीटर, किलोग्राम या ग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दूध मापने के लिए, लिक्विड चीज मापने के लिए मिलीलीटर और लीटर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1 ग्राम में होते हैं तो 10 डेसीग्राम हो, 10 सेंटीमीटर हो, या 10 डेसीग्राम हो, या 10 मिलीग्राम हो। तो देखो 1 ग्राम में 10 डेकाग्राम हो, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारा ये प्रश्न नंबर 17। 1 गिलास दूध का मूल्य 3.75 है तो 7 गिलास दूध का मूल्य, वही आप दोनों की गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम गुना करेंगे इसका राइट आंसर हमारा आएगा 25.52, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1 गिलास का दाम 15 रुपये है तो 4 गिलास का क्या दाम होगा। तो 15 चौके 60, वही गुना कर लो आप दोनों इसकी, 45, 60, 50, 72, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बात चुटकियों का है, बस आपको ध्यान से देखना है और लगाना है और कुछ भी नहीं करना, आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। 1 ग्राम में होते हैं 10 डेकाग्राम, बिल्कुल यही है। 10 सेंटीग्राम, डेकाग्राम ये नहीं, बिल्कुल यही वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राइट आंसर इसका था हमारा क्या। 1 गिलास जूस का दाम 12.50 पैसे है तो 7 गिलास जूस का मूल्य क्या होगा। तो वही 7 की इससे गुणा कर देंगे, 12.50 गुणा 7, ठीक है। तो बराबर आपका आ जाएगा निकल करके 87.50। तो देखते हैं क्या है 87.50 में, 15.50, 75.50, या 80.50, या 90.50, तो 87.50 राइट आंसर हमारा हो जाएगा 87.50। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 4 सेब का दाम 60 रुपये है तो 1 दर्जन सेब का मूल्य कितना होगा। यानी कि 4 जो है सेब है उनका तो दाम है 60 रुपये, और 1 दर्जन सेब का, तो 1 दर्जन सेब में कितने हो जाएंगे, 12 सेब आ जाएंगे। तो 4 सेबों का मूल्य कितना हो गया, 60 रुपये, तो 4 तिया 12, ठीक है। तो 120 रुपये, सॉरी 120 नहीं, 60 हो गया, 6 दूनी 12, 36 18, 180 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 180 राइट आंसर है हमारा, ये 180 रुपये हमारा सेबों का मूल्य आ जाएगा एक दर्जन का। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी को देखो भी मत, 1000 ग्राम, 500 ग्राम, 1500 ग्राम, तो 2000 ग्राम, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 4 पेन का दाम 40 रुपये है तो 15 पेन का दाम क्या होगा। 4 पेन का 40 रुपये, 15 पेन का कितना होगा, ठीक है। पहले एक पेन के मूल्य की निकाल लेंगे और फिर टोटल कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका, या ऐसे भी लगा लो कि 4 पेन का 40 रुपये है तो एक पेन का आ जाएगा कितना, 10 रुपये। तो 15 पेनों को कितना हो जाएगा, 15 दाएँ 150, तो 150 रुपये। देखते हैं राइट आंसर में कौन सा हमारा, 250, 350, 150, 600, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 150, ठीक है। मैं इसे ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टफ सा चैप्टर है, मैथ वगैरह के क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े सिंपल से ही क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखने हैं केवल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1 दर्जन अनार का मूल्य 48 है तो 1 अनार का मूल्य क्या होगा। अरे 1 दर्जन का 48 है तो 1 का क्या होगा, तो आपको प्रति इकाई निकाल लेंगे। तो इसका क्या होगा, 1.50, या 2 पॉइंट इतना, या 3 पॉइंट इतना, या 4 पॉइंट इतना। तो देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70.75 है तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा। इनका भी आपस में वही आपको गुना करनी है, टोटल 15 से जब आप गुना करोगे 70.75 की, तो आपका निकल करके आ जाएगा, और इसका राइट आंसर आएगा निकल करके आपका 1061 रुपये 25 पैसे, ठीक है। तो ये हमारे गया ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सीधा ऑप्शन लगाओ, आप गुना करोगे तो तुरंत पता लग जाएगा। मैंने तो सोल्यूशन इनका करके देख रखा है, तभी मैंने ये ऑप्शन लिख रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा समय ना बर्बाद करते हुए आपको डिटेल से समझाऊं, इससे पहले ही मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूं, बस तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 26 भार मापने की इकाई है तो भार यानी वजन का हिस्सा मापा जाता है, सेंटीमीटर मीटर से जी नहीं, ग्राम या किलोग्राम से जी हाँ, ग्राम और किलोग्राम से ही भार मापा जाता है, नहीं वजन। मिलीलीटर लीटर से नहीं मापा जाता, इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है हमारा 5वां। 5 किलोग्राम चीनी का दाम 90 रुपये है तो 5 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। ये पूछ रहा है 5 किलोग्राम चीनी का दाम, ठीक है, 90 रुपये है तो 5 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। बात वो की हुई है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसकी केवल 5 किलोग्राम चीनी का दाम इतना है तो 5 किलोग्राम 25। थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देखूंगा, इसमें थोड़ी सी
लिखाई में और इसके ऑप्शन में गड़बड़ है, मैं इसे बाद में देख लूँगा, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना, ठीक है, इसको छोड़ देना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आधा किलोग्राम में कितने, 200 ग्राम, 500 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आधा किलोग्राम में 500 ग्राम होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका चैप्टर है जल के स्रोत तथा उपयोग। आपका मैथ वाला जो था, गणित वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया। अगला जो चैप्टर आ गया हमारा जल के स्रोत, ये जल तथा उसके उपयोग, ठीक है। जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और जल का हम क्या क्या उपयोग करते हैं, किस किस काम में हमारे लाया जाता है। इसके जो भी ऑप्शन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन के ऑप्शन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे सॉरी, वो सब हमने इसमें डाल दिए हैं। देखते हैं क्या क्या है। हमारे लिए जल उपयोगी है, तो जल क्यों उपयोगी है? प्यास बुझाने के लिए, जी हाँ। भोजन पकाने के लिए, जी हाँ। शारीरिक सफाई के लिए, जी हाँ। इन सभी के लिए, तो इन सभी कार्यों के लिए जल हमारे लिए उपयोगी है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल अपने आप में है, एक तत्व है, एक मिश्रण है, एक यौगिक है, एक न मिश्रण न यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल हमारा एक यौगिक है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसीलिए O2 कहा जाता है इसे, H2O सॉरी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी मैं बोल रहा था वही आ गया है आपके सामने। HO है या HO2 है या H2O है या H2O2 है। तो देखो जल का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, वो है आपका H2O, यानी H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है, इसीलिए यौगिक कहा जाए H का और O का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। समुद्र का जल होता है, तो समुद्र का जो जल होता है वो स्वादिष्ट होता है, जी नहीं। खारा होता है, जी हाँ। मीठा होता है, जी नहीं। खट्टा होता है, जी नहीं। तो समुद्र का जल जो है वो खारा होता है, यानी नमकीन होता है, इसीलिए तो उससे नमक बनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सर्वोत्तम कुआं माना जाता है, तो सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा कुआं किसे माना जाता है? कच्चे एवं उथला कुएं को, जी नहीं। पक्का एवं गहरा कुआं हो सकता है, नाले के निकट स्थित कुआं, जी नहीं, ये सभी। तो देखो जो कुआं पक्का होगा और जितना ज़्यादा गहरा होगा उतना ही ज़्यादा मीठा पानी उसका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं? अगर कुएं के जल को शुद्ध करना है तो उसमें क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर या गंधक या DDT। तो देखो जब भी हम पानी की टंकी हो या कुआं हो पीने का पानी का, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की टैबलेट डाली जाती है ताकि उसमें कीटाणु उसके खत्म हो जाए और वो पानी पीने लायक हो जाए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पर जो भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, तालाब का जल नहीं माना जाता, तो स्नान करने योग्य, पीने योग्य, कपड़े धोने योग्य, किसी अन्य कार्य को करने योग्य। तो देखो जो तालाब का जो जल होता है, गांव में ये जो तालाब होते हैं उनका जो जल है वो पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें गाँव का भी पानी जाता रहता है, थोड़ा सा गंदा होता है, इसलिए वो पीने लायक नहीं होता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसमें नहा भी लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं और अन्य भी कोई कार्य कर लेते हैं, लेकिन पीते नहीं उसे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। झील का जल पीना चाहिए तो ठंडा करके या छान करके या उबाल करके या यूं ही। तो देखो जो झील का जल होता है, जहाँ पानी इकट्ठा रहता है पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ झील होती है, तो उस पानी को हमें उबाल कर पीना चाहिए ताकि उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल रक्त को बनाए रखता है, ठंडा बनाए रखे, गर्म बनाए रखे, गाढ़ा या तरल। तो देखो जल, हमारा जो शरीर है वो 70% इसमें जो भाग है वो जल का ही है। तो अगर हम अधिक से अधिक जल पिएंगे तो हमारा जो शरीर है उसे वो जो हमारा शरीर के अंदर जो रक्त है, ब्लड है, उसे जो वो तरल यानी पतला बना करके रखेगा ताकि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तरल। मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है 50 से 60% या 70 से 75% या 80 से 90% या 100%, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर जो जल की मात्रा होती है, जल का प्रतिशत होता है वो होता है 70% से 75% के बीच में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ख, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले पेज पर। घरेलू विधियों में जल का शुद्ध करना है, तो घरेलू विधियों से जल को कैसे शुद्ध कर सकें? तो शुद्ध जल के अभाव, अच्छा ये तो पिछले का ऑप्शन था, माफ करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शुद्ध जल के अभाव होता है तो गंध का, स्वाद का, रंग का, इन सभी का। तो देखो जो शुद्ध जल होता है ना वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है ना। तो जल का कोई रंग होता है, जैसा उसमें रंग डालेंगे वो वैसा ही हो जाएगा, ना ही उसमें कोई गंध होती है, जैसी गंध उसके अंदर डालेंगे वैसे ही उसका गंध की महक आनी शुरू हो जाएगी। ना उसका कोई स्वाद होता है, जैसा भी हम उसमें स्वाद डालेंगे, नमकीन मीठा, वैसे ही उसका स्वाद हो जाएगा। इसलिए जल को रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन कहा जाता है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। शुद्ध जल का कौन सा होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल का कौन सा होता है? वायु रहित होता है, रंग रहित होता है, स्वाद रहित होता है, नाइट्रोजन रहित होता है। तो शुद्ध जल जो होता है ना वो नाइट्रोजन रहित होता है, बाकी और सब चीज़ तो इसमें आती हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। जल दूषित कैसे होता है? हाथ की गंदगी से, जी हाँ इससे भी होता है। पात्र की गंदगी से, जी हाँ इससे भी होता है। कुएं की गंदगी से, इससे भी होता है। ये सभी स्रोतों से। तो जल जो है हमारे ये सभी स्रोतों से के कारण ही गंदा होता है या दूषित होता है। आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया गए जल का नाम है। तो कठोर जल, आसुत जल, प्राकृतिक जल या मधुजल। तो आसवन विधि द्वारा जो जल हमने शुद्ध किया है उसे कहते हैं आसवत जल। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसवत जल का प्रयोग होता है, ठीक है, तो दवाओं में होता है, खाने बनाने में होता है, पीने में होता है, सफाई करने में। तो देखो आसवत जल का जो प्रयोग होता है वो दवाई बनाने में होता है। जैसे तुमने देखा होगा ना, जो सूखे इंजेक्शन आते हैं उसके साथ में एक छोटी सी एक प्लास्टिक की बोतल सी आती है जिसमें पानी होता है, तो उस पानी को उससे सीरीज से निकाल करके उस इंजेक्शन में डाल कर उसे घोल करके ऐसे तब लगाया जाता है। वही होता है आपका शुद्ध जल, आशुद्ध जल, ठीक है। और उसे अच्छी फैक्ट्री में बनाया जाता है जो शुद्ध होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मधु जल, कठोर जल, ठंडा जल या गर्म जल? देखो देखो कपड़े धोने के लिए सबसे अच्छा जो जल होता है मधु जल ही होता है, जिसे हम देसी भाषा में ताज़ा जल कहते हैं, यानी ताज़ा पानी। कठोर जल में कौन सा लवण घुले रहते हैं? जो कठोर जल होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लोहा लवण, कैल्शियम या फास्फोरस या पोटेशियम? तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका कैल्शियम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम। आशुद्ध जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? उबालकर, आसवन द्वारा या एक्वागार्ड द्वारा या छान करके? तो सीधी सी बात है, आशुद्ध जल जो है यार आसवन द्वारा ही तैयार होता है। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसवन द्वारा जो इंजेक्शनों के लिए पानी तैयार किया जाता है, ठीक है। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए इसमें डालते हैं, वही बात है, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, गंधक या डीडीपी पाउडर। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट की टैबलेट उसमें डाली जाती है। जल शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम परमैंगनेट का या ब्लीचिंग पाउडर का या पोटेशियम परमैंगनेट या जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो जल शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल में शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? मृदुजल में, नदी में, बरसात में या कुएं में? तो सीधी सीधी सी बात है, इनका प्रयोग हमें कुएं में किया जाता है, क्योंकि कुएं का पानी हम पीते हैं, ना तो समुद्र का पीते, नदी चलती रहती है, और बरसात का पानी भी नहीं पिया जाता है। वैसे तो कुछ जगह पे पिया जाता है जो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसे भी शुद्ध कर करके वो पीते हैं, तो कुएं में किया जाता है। चलते हैं, बस चलते क्या हैं, आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए इतने ही क्वेश्चन बहुत हैं आप लोगों के लिए। तो बस अंत में इतना ही कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सकता है उतना अच्छी बात है। और बस समय बिल्कुल नज़दीक है, अब लोग आप अपना सब आलस्य छोड़ करके, सब काम छोड़ करके केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, दिल लगा करके पढ़ें। आप लोग जितना मेहनत से पढ़ेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ता चला जाएगा और टेंशन भी कम होती चली जाएगी। परीक्षाएं कभी भी हो जाए, बस आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहना, ठीक है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सब बच्चे खुश रहें, उनके परिवार वाले खुश रहें। जय हिंद, धन्यवाद।